everyone, welcome to our channel Science Spot. My name is Preeti. See, today we are discussing about the class 10th NCERT बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात बता दूं मैं कि चैप्टर बहुत लंबा है, बहुत से बच्चों को बहुत टफ एंड बोरिंग भी लगता है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस लेक्चर को थोड़ा सा ठहराव के साथ देखिएगा। बहुत से बच्चे 2x की स्पीड पर देख लेते तो बेटा ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपके बिल्कुल सर से ऊपर चला जाएगा। तो बेहद ही आप इस लेक्चर को थोड़ा सा मतलब 1x की स्पीड या 1.5x की स्पीड मैक्सिमम आप देख सकते हैं। कुछ चीज़ें ना समझ में आए तो आप बैक भी हो जाकर उस चीज़ों को आप समझिएगा, लेकिन भागिएगा नहीं, ठीक। और फोकस के साथ पढ़िएगा। अगर आपके पास एक कॉपी पेन नहीं है तो आप उसको लेकर बैठिए। मैं कुछ चीज़ों को आपको बताऊंगी तो आप अपनी उसी नोटबुक में आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्ज़ाम रिलेवेंट ये लेक्चर होने वाला है। जो बच्चे ओलंपियाड वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा आपको थोड़ा सा इससे एक्सेस होकर के पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हाँ बोर्ड एग्जाम के लिए ये लेक्चर आपके लिए इनफ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। अपना जोश हाई रखिएगा। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक्स हैं हम इस चैप्टर में कौन कौन से कवर करने वाले हैं। तो पहला पढ़ेंगे हम न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ये चार टॉपिक ही हैं मेन बेसिक जो आपका पूरा चैप्टर कवर करते हैं। इन चारों टॉपिक की हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, इनको पूरी डेफिनेशन के साथ विद एग्जांपल। आपकी एनसीईआरटी रिलेवेंट ही उतना ही पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ द लाइफ प्रोसेस। तो देखिए लाइफ को चलाने के लिए, जैसे आपकी लाइफ जो भी आप जैसे जी रहे हो, ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को लिविंग होने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो होती है आपकी लाइफ प्रोसेस। जैसे जिन चीज़ों के बिना आप नहीं रह सकते, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं कि जिन चीज़ों के बिना हम नहीं रह सकते वो कहलाती है आपकी लाइफ प्रोसेस। अब कई बच्चे इसमें कहेंगे क्या हम फ़ोन चलाए बिना रह सकते हैं? ऑफकोर्स रह सकते हो यार। चलिए बताते हैं आपको व्हाट इज़ द लाइफ प्रोसेस। देखिए एग्जाम में आपके लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड डेफिनेशन कभी नहीं आपकी पूछी जाएगी। पूछेंगे तो क्या? न्यूट्रिशन के बारे में। तो देखिए सबसे पहला जो है न्यूट्रिशन टॉपिक। हम कुछ भी खाते हैं बाहर से, ठीक, खाया आपने, आपकी बॉडी ने उसको डाइजेस्ट किया, ब्रेक डाउन किया उसका, ठीक, डाइजेस्ट किया, एनर्जी बनी, और फिर एनर्जी क्या होती है आपकी बॉडी के अनदर पार्ट्स में जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड होती है वहाँ पर वो एनर्जी क्या होती है ट्रांसपोर्ट हो जाती है। और जो आपने फूड खाया है उसमें से जो वेस्टेड मटेरियल होता है वो क्या होता है आपका एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे आप खाते हो, कुछ भी आपने खाया, न्यूट्रिशन लिया, उसे आपकी बॉडी ने डाइजेस्ट कर लिया, ठीक है। डाइजेस्ट करने के बाद एनर्जी बनी। अब उसके बाद रिस्पिरेशन आपने किया, रिस्पायर हुए आप, उसके बाद क्या हुआ, उस एनर्जी का आपने क्या किया, ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन कहना, जो एनर्जी होती है उसका ब्रेक डाउन होना कहलाता है आपका रिस्पिरेशन, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, जो एनर्जी रिस्पायर किया आपने, जो ब्रेक डाउन किया, उस एनर्जी को क्या आपकी बॉडी के अनदर पार्ट में ट्रांसपोर्ट कराने के लिए वो प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी ट्रांसपोर्टेशन। एंड नेक्स्ट है आपका एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन के बाद जो चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं, ट्रांसपोर्ट होने के बाद जो भी चीज़ें वेस्टेज हो रही हैं इन तीनों स्टेप में, वो क्या होती है बॉडी से एग्जिट कर दी जाती हैं, तो वो क्या कहलाती है आपकी एक्सक्रीशन। तो न्यूट्रिशन, कैसे आप खा रहे हो, डाइजेस्ट कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपके एनसीईआरटी में दी है। ह्यूमन बीइंग के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया है, तो उसको हम लेक्चर में करेंगे पूरा कवर। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी। अगर पूछे डेफिनेशन न्यूट्रिशन की, वैसे तो पूछी नहीं जाती, डायरेक्ट आप ये नहीं बता सकते हो कि जो हम फूड को टेक कर रहे हैं वो आपका न्यूट्रिशन, नहीं, उसे कन्वर्ट करना एनर्जी में, उसका ब्रेक डाउन होना, ये प्रोसेस आपका कहलाता है क्या, न्यूट्रिशन, ठीक है, जो क्या होती है हमारी लाइफ के लिए रिक्वायर्ड होता है। अब जो न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं, देखिए दो टाइप का होता है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है आपका हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है भाई प्लांट की बॉडी हुई या आपका सिंगल सेल एनिमल, ठीक है। सिंगल सेल एनिमल जितने भी होते हैं लाइक अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या होते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक, अपना फूड क्या होते हैं ये खुद से बना लेते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो सबसे पहला है वो है आपका प्लांट, ठीक। तो इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये प्रोसेस वो है जो आउटसाइड से लेते हैं और एनर्जी के फॉर्म में खुद से कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें क्या होता है किसी अनदर दूसरी बॉडी पर डिपेंड नहीं होते, अपना भोजन, अपना फूड खुद से बनाते हैं। हेटरोट्रॉफिक में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रोड्यूस फूड ऑन देयर ऑन एंड डिपेंड ऑन अदर सोर्स ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। और ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये हेटरोट्रॉफिक। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको
सब्जी बनानी है, ठीक है, किसी भी तरह की सब्जी बनानी है, मान लीजिए आलू टमाटर की बनानी है, तो आप क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लाओगे, आलू लाओगे, टमाटर लाओगे, उसमें पानी डालोगे, नमक डालोगे, मिर्ची डालोगे, तो जो इंग्रेडिएंट्स की आपको ज़रूरत पड़ रही है, अब आप खुद से तो बना नहीं रहे हो, आप डिपेंड हो रहे हो किसी अनदर चीज़ के लिए, आप बाहर से वो सोर्स लेकर आ रहे हो, फिर आप बना रहे हो, तो ऐसे न्यूट्रिशन क्या कहलाएंगे, हेटेरोट्रॉफिक, जो दूसरी बॉडी या ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, इनको सिर्फ सोर्स की आवश्यकता होती है, ठीक है, सोर्स चाहिए होता है, बाकी ये जो अपना फूड होता है ये अपने खुद से बनाते हैं, इनको किसी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। तो जो सबसे पहला ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो है वो है आपके प्लांट। तो प्लांट कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं, तो उसकी जो प्रोसेस है सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपकी फोटोसिंथेसिस, ठीक। तो रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, ये बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे आपको बैलेंस रिएक्शन याद रखनी है कि कितने कंटेंट में लिया गया है, जैसे 6 मोल CO2 लिया है, 12 मोल H2O लिया है, फिर उसको क्या क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में कराया गया, देन आपका क्या बना, 1 मोल ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन और वाटर का रिमूवल हो गया। तो देखिए जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, रिएक्शन मैंने आपको समझा दी है, अब हम इसके स्टेप की बात करते हैं। तो ये रिएक्शन होती कैसे है, तो देखिए जो प्लांट में जितने भी ग्रीन पार्ट्स आपको देख रहे हैं, उन सब में जो ग्रीन पार्ट होता है वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से होता है, ठीक। क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट की लीव्स में भी पाए जाते हैं, कुछ ग्रीन पार्ट्स की जो होती है स्टेम में भी पाए जाते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है वो आपकी लीव्स में होती है। तो ये कैसे स्टेप वाइज होती है, तो आइए स्टेप स्टेप आपको बताते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है वो है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो ग्रीन लीव्स है उसके ऊपर क्लोरोफिल प्रेजेंस है, वहाँ पर क्या होती है, सनलाइट जैसे आकर गिरती है, ठीक है, वहाँ से एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब की, क्लोरोफिल ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, फिर क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक। लाइट जो क्या होती है, जैसे लाइट गिरी, ये देखिए रिएक्शन में आपको बता दें, यहाँ पर क्या कार्बन डाइऑक्साइड आपके एटमॉस्फेयर में से ले ली, और जो वाटर है ये कहाँ आपकी सॉइल मिट्टी से आ गया, ठीक। और क्लोरोफिल आपकी क्या लीव्स में प्रेजेंस है, और सनलाइट, तो यहाँ पे जैसे सनलाइट गिरती है तो क्या होता है, ये जो कन्वर्ट यहाँ पे लिखा है ना, केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ क्या क्या निकल रहा है आपका, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के फॉर्म में निकल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, वाटर निकल रहा है किसके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में, ठीक। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन वो वाटर के साथ निकलता है, बाकी जो आपकी ऑक्सीजन है वो तो आपकी एयर में निकली जाती है गैस के फॉर्म में, ठीक। नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। अब जो यहाँ पे आपने कार्बन डाइऑक्साइड ली थी, 6 CO2 लिया है, इसका क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन होने के बाद ही क्या बना लेता है, कार्बोहाइड्रेट। ये जो ग्लूकोज है ये कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है, मतलब जब आप कार्बोहाइड्रेट को तोड़ोगे तो उसके बाद क्या बनता है, आपका ग्लूकोज बनता है, ठीक है। तो ये जो सारी प्रोसेस होती है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ये कहाँ पर होती है, आपकी प्लांट की ग्रीन पार्ट्स ऑफ लीफ के ऊपर होती है, सनलाइट गिरती है, क्लोरोफिल उस सनलाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर वहाँ से कन्वर्जन होता है आपका केमिकल एनर्जी का, फिर वहाँ से क्या निकलते हैं आपके वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के फॉर्म में, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो आपकी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में क्या होता है, उसका रिडक्शन हो जाता है। तो ये जो सारी प्रोसेस होती है जो फोटोसिंथेसिस की, इसके लिए जो एक डिपेंडेंट है वो क्या होता है, आपके स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होता है बेटा, ये देखिए आप, स्टोमेटा पोर, स्टोमेटल पोर, ये जो डायग्राम है ये आपका इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है सिर्फ डायग्राम। तो यहाँ पे डायग्राम में आपको कुछ नेमिंग आपको याद रखनी है, पूरा एलैबोरेट मैं आपको करके बता रही हूँ। जो ये जो ऊपर आउटर लेयर देख रहे हैं ये बनी होती है हमारी एपिडर्मल सेल की, ठीक। और ये जो इनर लेयर है ये आपकी कौन सी है, ये गार्ड सेल्स है। और ये जो छोटे छोटे जो आप गोल गोल स्ट्रक्चर देख रहे हो ग्रीन है, ये है आपकी क्लोरोप्लास्ट। तो जब सनलाइट गिरती है लीफ के ऊपर जो टिनी पार्टिकल्स लाइक स्ट्रक्चर पोर्स होते हैं वो कहलाते हैं, खुले हुए जो पोर्स होते हैं लीव्स के ऊपर वो आपके होते हैं स्टोमेटल पोर। प्लांट लीव्स के ऊपर जो टिनी स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके क्या होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक। यहाँ पे लाइट गिरी क्लोरोप्लास्ट में, फिर रिएक्शन होती है आपकी फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर क्या होता है, डे के टाइम जब सनलाइट गिरती है, जब फूड बनना होता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो रही होती है, उस समय जो स्टोमेटा होते हैं आपके ओपन होते हैं, ठीक है। और नाइट के टाइम जब एब्सेंस ऑफ लाइट होती है, जब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं हो रही होती है, उस समय आपके स्टोमेटा क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। तो ये 2 स्टोमेटा, ओपन एंड क्लोज। तो ये जो कंडीशन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा की वो क्यों आती है, तो देखिए इसका रीज़न ये है।
द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। सबसे पहले क्या होता है, जब सनलाइट गिरती है, आपकी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो रही होती है, उस समय क्लोरोप्लास्ट में जब वाटर जो होता है, जब सनलाइट गिरती है तो उस समय जो आपने रिएक्शन में देखा था, जो वाटर निकल रहा था, रिमूवल ऑफ वाटर, वो क्या होता है, जैसे इसमें गार्ड सेल्स में जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर गार्ड सेल जो होती है, वाटर जैसे अंदर जाता है, पानी अंदर जाता है, तो ये गार्ड सेल जो होती है ये फूल जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से स्टोमेटा जो होती हैं, एक प्रेशर क्रिएट होता है, तो ये ओपन हो जाते हैं। अब जब वाटर का रिमूवल होता है, जब पानी बाहर निकलता है, तो क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि जो स्टोमेटा का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो रिलैक्स्ड हो जाते हैं, तो जो ये पोर्स होता है वो क्या होता है, बंद हो जाता है। यहाँ पर आपको साफ दिख रहा होगा, ये जो पोर है ये क्या है, ओपन है, और ये जो पोर है ये क्या है, क्लोज, ठीक है। तो क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, अब ये डिपेंड किस पर होता है, तो ये डिपेंड होता है बेटा आपके गार्ड सेल्स पे, ठीक है। जो बंद करना और उसको ओपन करने का जो काम होती है आपकी गार्ड सेल्स करती हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। द गार्ड सेल्स स्वेल, फूल जाती है, व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, जब पानी अंदर की ओर आता है, कॉजिंग द स्टोमेटा पोर ओपन, जिसकी वजह से स्टोमेटा आपके क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। सिमिलरली द पोर क्लोज इफ गार्ड सेल श्रिंक, जब गार्ड सेल आपकी पिचक जाती हैं तो स्टोमेटा पोर क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट है ये बेहद ही आपके इंपॉर्टेंट है। रीजन आपसे पूछ सकते हैं या आपका MCQs में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो आपको याद होना चाहिए ये गार्ड सेल्स की वजह पर होता है, ठीक है, गार्ड सेल की वजह से होता है। गार्ड सेल कहाँ पाई जाती हैं, आपकी एपिडर्मल सेल के नीचे, ठीक है। सबसे आउटर लेयर जो ग्रीन ग्रीन आप ये देख रहे हो, ये बाहर का, ये है आपकी एपिडर्मल सेल। उसके बाद ये जो छोटी सी आप डंबल शेप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये है आपका गार्ड सेल्स। गार्ड सेल के अंदर आपके स्टोमेटा पोर प्रेजेंट है, और क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ये जो ओपनिंग देख रहे हो ये पोर्स है, ठीक है। पोर ओपन होते हैं डे के टाइम जब आपकी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो रही होती है, और क्लोज हो जाते हैं नाइट के टाइम जब आपकी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बंद होती है। वाटर का क्या होता है यहाँ पे, रिमूवल। अब यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग केस आपको बता दें कि डिजर्ट में, जो जैसे डिजर्ट होते हैं, रेगिस्तान जैसी जगह पर जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो वहाँ पर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो दिन के टाइम क्या होते हैं, क्लोज रखते हैं अपना स्टोमेटा, क्योंकि बेटा पानी की वहाँ बहुत ज़्यादा कमी है। अगर उन्होंने अपना स्टोमेटा ओपन रखा तो यहाँ पर एक्सेस रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा, जिसकी वजह से वाटर लॉस हो जाएगा, प्लांट खत्म हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर इन्होंने अपना एक हैबिटाट को क्या कर लिया है, अडाप्ट कर लिया है, ठीक है। अडॉप्ट हो गए वो उस हिसाब के एनवायरनमेंट पे। तो वो क्या करते हैं, आप डे के टाइम जब वहाँ पर बहुत हाई सनलाइट एनर्जी होती है, उस समय क्या करते हैं, अपनी जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है उसे बंद रखते हैं, तो स्टोमेटा जो होते हैं उनके क्लोज होते हैं, ठीक है। और नाइट के टाइम जब जो लाइट होती है वो एब्सेंस हो जाती है, तो वो अपने पोर्स ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर उनका क्या होता है, फूड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वाइस वर्सा चलता है, मतलब डे के टाइम जो नॉर्मल जो प्लांट्स होते हैं डे के टाइम में फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन जो ये स्पेशल केस है डिजर्ट, जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, रेगिस्तान जैसे प्लांट, तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे, पानी की बहुत कमी है, तो एक्सेस लॉस ऑफ वाटर ना हो जाए, इसलिए वो क्या करते हैं, डे के टाइम अपने स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं। तो ये हो गया आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, मैंने आपको बता दिया। अब जो है मैं आपको बताने वाली हूँ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो आपके 3 टाइप के होते हैं, ठीक, होलोजोइक, सेप्रोट्रॉफिक एंड पैरासिटिक। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है अनदर बॉडी पर डिपेंड। देखिए हेटेरोट्रॉफिक में मैंने आपको बताया था, जितने भी न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक होते हैं ये अनदर बॉडी से अपना डिपेंडेंट फूड लेते हैं। तो इसमें 3 टाइप के होते हैं न्यूट्रिशन, होलोजोइक, सेप्रोट्रॉफिक एंड पैरासिटिक। होलोजोइक में जो बॉडी होती है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अनदर बॉडी पर डिपेंड होता है, मतलब लाइक कि वो वहाँ से फूड लेकर के अपनी बॉडी में डाइजेस्ट कर रहा है, इनर डाइजेशन हो रहा है, उसके बाद फिर उसे न्यूट्रिशन मिल रहा है। सेप्रोट्रॉफिक में उल्टा केस होता है कि ये डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं, ठीक है। डेड और डिकेइंग, जो सड़ी गली जो पत्तियां होती हैं, टहनियाँ होती हैं, जैसे आपने देखा होगा पंजाई जहाँ पर ग्रो कर जाते हैं और बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, तो उनको क्या होता है, उन्हें कुछ डाइजेस्ट वगैरह करना नहीं है, उन्हें न्यूट्रिशन ऑटोमेटिक मिल रहा है, मतलब वो क्या ब्रेकडाउन हो चुका है फूड का, उसके बाद वो डायरेक्ट वहाँ से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो ये कहलाते हैं सेप्रोट्रॉफिक। पैरासिटिक क्या होते हैं, ये लाइव ऑर्गेनिज्म, लिविंग, मतलब जो जिंदा ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ऊपर रहते हैं। जैसे ह्यूमंस में जो देखा होगा आपने, जू पड़ जाती है बालों पे, तो वो क्या होती है, वो सर पर रह करके लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहकर खून चूसती हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहकर न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो वो कहलाएंगे आपके पैरासिटिक।
और जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो कहलाते हैं आपके सेप्रोट्रॉफिक, और जो अनदर बॉडी पर डिपेंड हो करके लेने के बाद, फूड लेने के बाद वो इनर बॉडी में उसका डाइजेशन कर रहे हैं वो कहलाते हैं होलोजोइक। तो होलोजोइक में कौन कौन से आते हैं आपके, ओमनिवोरस, कार्निवोरस या हार्बिवोरस, आप ये हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया आपका हेटेरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताइए न्यूट्रिशन के रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका ये हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। ये अमीबा का आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है। तो ये जो डायग्राम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में सीधा डायग्राम आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो आपको क्या करना है, ये स्टेप वाइज आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए क्या होता है, अमीबा टेक इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन। इनमें जो होता है, ये जो बाहर की जो आप बॉडी देख रहे हो, ये जो आउटर लेयर देख रहे हो ना, ये क्या होता है, पहली बात तो ये ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का बना होता है। उसके बाद जो आउटर होता है, इसकी आउटर सरफेस होती है, यहाँ पर फिंगर लाइक एक्सटेंशन होते हैं, मतलब छोटे छोटे से ऐसे ऐसे बाहर की ओर निकले हुए एक्सटेंशन होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही इन्हें कोई फूड पार्टिकल दिखा तो ये उसकी तरफ बढ़ते हैं, बढ़ने के बाद ये अपने बॉडी शेप में चेंजमेंट करते हैं और उस फूड को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। किसके थ्रू, स्यूडोपोडिया के थ्रू। और फिर कैप्चर करने के बाद उसको एक घेरे में ले लेते हैं। घेरे में ले लेने के बाद जब फूड घेरे में आ जाता है उसे बोल देते हैं फूड वैक्यूल, ठीक है, फूड वैक्यूल बोलते हैं। और फिर ये जो फूड होता है ये धीरे से इनकी बॉडी के अंदर जाता है, जहाँ पर ढेर सारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो ये साइटोप्लाज्म में जाने के बाद जो होता है इनका फूड, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इन्होंने बाहर से पकड़ा उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, कहाँ पर, अपने साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपका, तो इससे आपको याद रखना है। तो क्या लिखा है, अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस। इनकी सेल सरफेस के ऊपर जो टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे निकले होते हैं। यहाँ पे बहुत छोटा है, दिखाया नहीं जा रहा, लेकिन अगर मैं आपको इलेबोरेट करके दिखाऊं थोड़ा सा, तो लाइक इस टाइप का अमीबा होता है और इसके ऊपर ऐसे ऐसे टीनी फिंगर लाइक एक्सटेंशन होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फूड पार्टिकल दिखा तो ये क्या होता है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेकेंड बी में दिखाया जा रहा है, ये बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे क्या करेगा, इसे अपने घेरे में ले लेता है, ठीक है। तो फूड वैक्यूल, इनसाइड द फूड वैक्यूल complex substance are broken down into simple ones which then diffuse into cytoplasm. The remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out in paramecium. तो इसी का ही एक एग्जाम्पल और है पैरामीशियम। पैरामीशियम की अगर हम बात करें तो कुछ स्लीपर लाइक उनका स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पर ऐसे ऐसे निकले होते हैं, एक्सटेंशन निकला होता है बाहर की तरफ। इसमें भी स्यूडोपोडिया होते हैं और ये क्या करते हैं, ऐसे जैसे अमीबा अपना फूड कैप्चर कर रहा है, फिर उसके बाद अपने साइटोप्लाज्म में लेने के बाद उसको क्या होता है, उसका कन्वर्जन हो जाता है सिंपल पार्टिकल्स में, वैसे ही पैरामीशियम में भी होता है। तो पैरामीशियम विच इज ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द सेल हैज डेफिनाइट शेप एंड फूड। इसका डिफिनाइट शेप नहीं होता है, लेकिन पैरामीशियम का जो होता है डिफिनाइट शेप होता है, ठीक है। फूड इज टेकन इन द स्पेसिफिक स्पॉट, एक स्पॉट होता है इनके पास, ठीक है, एक स्पॉट, यहाँ पे कुछ इस टाइप का स्पॉट होता है, जहाँ से ये क्या करते हैं, फूड को डायरेक्ट अंदर ले लेते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं। फूड इज मूव्ड इनटू द स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सिलिया एंड कवर्ड द इंटायर सरफेस ऑफ द सेल, ठीक है। यहाँ पे इनके सिलिया एंड फ्लैजिला दोनों पाए जाते हैं। तो ये था आपका ऑर्गेनिज्म कैसे न्यूट्रिशन करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, यहाँ पर बेसिक इस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया कि न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है और कैसे होता है। मैंने जितना सिंपल हो सके उस फॉर्म में आपको बताने की कोशिश की है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है, हम कैसे फूड खाते हैं और फिर उसका हमारी बॉडी में जाने के बाद कैसे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये सारी चीज़ें हम अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। फिर भी अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है, समझ में आई है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए एंड लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।